नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है जैव अणु। दोस्तों बता दें कि बायोमॉलिक्यूल्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों बता दें कि इस 4 टॉपिक में से कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके बाद प्रोटीन पढ़ना है आपको, ठीक है, और फिर विटामिन पढ़ना है आपको, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, ठीक है। यानी इन 4 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस पूरे चैप्टर में से जो ऑप्शनल क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं या बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या खूर या सींग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि केराटिन एक प्रोटीन होती है। केराटिन एक प्रोटीन होती है जो बाल में नाखून में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन भी एक तरह का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्रोटीन में। अब दोस्तों बता दें कि प्रोटीन कहाँ मिलेगी, तो सबसे पहले बता दें आपको कि किसी भी जीव की शरीर जितना ज़्यादा हिष्ट पुष्ट स्वस्थ और मस्त होती है ना, वो सभी प्रोटीन की वजह से ही होती है। बता दें कि सींग, खूर, बाल, नाखून और खूर पक्षियों की पंख या पर, वो सब किससे बने होते हैं? वो सभी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखे होंगे। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाएगा। और फलों में प्रोटीन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। अगर प्रोटीन नहीं है शरीर में तो एक रोग हो जाता है, मेरस्मस कहते हैं उसको, मेरस्मस। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सब नोट करिएगा। बोर्ड परीक्षा में या कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ऐसी जानकारी भी है जो अगर आप स्टैंडर्ड आपके 12वीं कक्षा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे कि जो प्रोटीन है इसकी खोज कौन किया था। तो प्रोटीन की खोज किया था बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में। लेकिन इसका नामकरण की बात अगर आती है तो मूलर नाम या मोल्डर नाम के वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था 1840 या 1839 ईस्वी में। दोनों ही सन दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी चीजें हो गई प्रोटीन के बारे में। अब हम आपको बता दें कि प्रोटीन जो एक बड़ा बहुलक होता है ना, या प्रोटीन एक जटिल जो कार्बनिक यौगिक होता है, वो कई छोटे यौगिकों से मिलकर बना होता है या छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। उनमें से जो एक छोटा अणु होता है उसको कहते हैं अमीनो अम्ल। यानी प्रोटीन जो होता है यह 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्लों से मिलकर बना हुआ एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो अमीनो अम्ल जैसे छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर बना होता है। अब हम आपको बता दें कि जो सबसे छोटी प्रोटीन है वो इंसुलिन है, जो 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। बता दें आपको कि जो प्रोटीन होती है वो 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी हुई सबसे छोटी प्रोटीन है। एक अगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी प्रोटीन कौन है, तो आप बोलेंगे इंसुलिन एक सबसे छोटी प्रोटीन है जो गाय में खोजी गई थी और वह 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है कि अमीनो अम्ल क्या होता है। अमीनो अम्ल क्या होता है, तो दोस्तों आप जानते होंगे कार्बन के बारे में। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता होती है। देखिए जब कार्बन की 4 संयोजकता होगी तो उसमें एक अम्लीय समूह और दूसरा क्षारीय समूह जुड़ जाता है। जब कार्बन की चारों संयोजकताओं में से एक अम्लीय समूह, दूसरा क्षारीय समूह और तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा एल्किल समूह से जुड़ जाता है, तब बने हुए यौगिक को क्या कहेंगे? अमीनो अम्ल। यानी अमीनो अम्ल की संरचना अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर देखिए आप लगा देंगे COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सी समूह, और यह अम्लीय समूह होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर लगा देंगे अमीनो समूह, यह क्षारीय समूह होता है। यहाँ पर जोड़ देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर जोड़ देंगे एल्किल समूह। तो इस तरह से जो भी यौगिक यहाँ बना उसको क्या कहेंगे? हम अमीनो अम्ल कहेंगे, ठीक है। जब ये इसी तरह से एक दूसरा अमीनो अम्ल यहाँ आ जाए और यहाँ भी ऐसे ही सेम अगर आपको मिल जाए NH और इधर COOH और यहाँ पर H, यहाँ पर R, तो ये भी NH2 हो गया, ये अम्लीय समूह हो गया, ये क्षारीय समूह हो गया, और यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाता है, तो यहाँ पर एक बंध बन जाता है। यह एक अमीनो अम्ल है, यह दूसरा अमीनो अम्ल है, और जब ये दोनों अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो बीच में से H2O निकल जाता है और यहाँ पर एक बंध बन जाता है। उस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध कहते हैं। अगर इस पेप्टाइड बंध की संरचना पूछ लिया तो आपको इतना दिखाना है। क्या दिखाना है? यहाँ से NH और यहाँ से CO दिखाना है और इनको जोड़ देना है। ये हो गया पेप्टाइड बंध की संरचना।
दोस्तों बता दें कि इसकी अगर और स्टैंडर्ड संरचना बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का NH इस तरह से रहता है और यहाँ का CO इस तरह से रहता है और ये इधर हो गया CHR और ये NH, ठीक है। इधर का हो गया, इधर का क्या हो गया, ये C, इधर बचेगा CO, इधर बचेगा H, इधर बचेगा R, ठीक है। ये जो बंध हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पेप्टाइड बंध तक आज इस वीडियो में कवर करते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है उसको बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। और देखिए थोड़ा सा विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए विटामिन के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। देखिए विटामिन एक ऐसी चीज होती है या ऐसा सूक्ष्म यौगिक होता है जो आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में जो आप भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं अगर उसमें आपको थोड़ी मात्रा में विटामिन ना मिले तो आपके शरीर में तरह तरह के रोग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने, या फुंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज किया था। विटामिन अगर नहीं है तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको, हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग होता है जो विटामिन की कमी से होता है, ये हीनता जन्य लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, जो विटामिन की कमी से होता है। अगली बात है देखिए विटामिन में क्या पढ़ना है, तो वर्गीकरण पढ़ना है और विटामिन क्या काम करता है, यानी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए विटामिन सबसे पहले कितने प्रकार का होता है, तो इसको घुलनशीलता या विलेयता के आधार पर बांटा जाता है दो भागों में, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। जो जल में घुलती विटामिन वो होती है विटामिन सी, पूरा लिखेंगे विटामिन सी, और दूसरा लिखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, 12। जो विटामिन B12 होती है ना, इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन और उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का नाम होता है रासायनिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, यानी स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी रोग और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों का फूल जाना, दांत का हिलना, सड़ना, गलना, ना, ये सभी मसूड़ों के जो रोग होते हैं, ठीक है। होठों का फूलना, छाले पड़ना, त्वचा के रोग, वो सभी विटामिन B1 B2 की कमी से होते हैं, ठीक है। आगे देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, त्वचा का रोग है। आगे देखिए जो वसा में घुलने वाली विटामिन होती है वो होती है विटामिन A, विटामिन D, ठीक है, विटामिन E, विटामिन K। अब देखिए इन सभी का रासायनिक नाम हमसे पूछा जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। आगे होता है विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है, फाइलोक्विनोन। आगे देखिए विटामिन A की कमी से होता है आंख का रोग यानी रतौंधी। विटामिन D की कमी से होता है हड्डी का रोग, विटामिन D हड्डी, विटामिन D हड्डी, यानी हड्डी का रोग जो होता है उसको सूखा रोग बोलते हैं या रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन E की कमी से होता है देखिए जनन क्षमता में कमी या नपुंसकता जैसे रोग होते हैं, ठीक है। विटामिन K का मतलब होता है रक्त अल्पता, खून की कमी होना, रक्त का अल्पतम होना, और उसके बाद रक्त का थक्का न बनना, रक्त का न जमना, वो सभी क्या होता है विटामिन K की कमी से होता है। दोस्तों देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल और पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन की संरचना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल में आप देखते हैं न्यूक्लियोटाइड पूछा जाता है, न्यूक्लियोसाइड पूछा जाता है, बाद में अगर कुछ नहीं पूछा गया तो DNA RNA पे आ जाती बात, DNA RNA पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको कवर करते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और 7 नंबर के क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर से संबंधित या केमिस्ट्री से संबंधित तो उसको कमेंट करके जरा बता दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरा समझ में आया तो दोस्तों नोट्स बना लीजिए और परीक्षा टाइम में एक बार दोहरा के जाइएगा। पूरी उम्मीद दिलाते हैं कि आपको जरूर इससे क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आया होगा। अगर पूरा समझ में आया तो दोस्तों नोट्स बना लीजिए और परीक्षा टाइम में एक बार दोहरा के जाइएगा। पूरी उम्मीद दिलाते हैं कि आपको जरूर इससे क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।